जय हिंद। चलिए अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो था नगर पालिका पर या नगरीय स्वशासन से संबंधित था। और आज जो वीडियो हम बना रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, ग्राम पंचायत पर, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सेम स्ट्रक्चर वही होता है। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, एक स्थानीय सरकार होती है, और तीनों अलग अलग तरीके से काम करती है। केंद्र सरकार केंद्र में होती है, दिल्ली में होती है, संघीय सरकार कहा जाता है। और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में काम करती हैं, और स्थानीय सरकारें जो होती है अपने अपने ग्राम स्तर पर या अपने अपने ग्राम सभा में काम करती हैं। तो स्थानीय स्वशासन को दो वर्गों में बांटा गया, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। ये बता दिए थे पहले हम। तो इसमें शहरी क्षेत्र को हमने लिया था, और आज बताना हमको ग्रामीण क्षेत्र। आज क्या बताना है? ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताना है। तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र को हम इसमें बताएंगे। और सबसे पहले तो आप लोग जो पहली बार अगर देख रहे हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो, ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए दिए जाते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको भी मिलना चाहिए। यानी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, फिर आगे वीडियो देखने का काम करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र के शासन के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। यही चीज़ यह उसमें भी था। उसमें बस यहाँ नगर पालिका से संबंधित था। उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। और इसमें पंचायती राज में भी वही बात होता है। बस वो जो काम करेगा वो मुख्य रूप से शहरों में काम करेगा, ये जो है गाँव में काम करेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो गांव से ही शहर का जन्म हुआ है कि नहीं? तो गांव को बाप समझिए और शहर को बेटा। तो बेटा के बारे में चर्चा हो गया, बाप के बारे में चर्चा करना बाकी है, तो आज वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक यानी चाहे किसी ग्राम स्तर पर हो, चाहे किसी शहर या शहरी क्षेत्र में हो, ग्राम स्तर या शहरी स्तर कहीं से भी रिलेटेड हो, सबका जनक लॉर्ड रिपन ही कहा जाता है। यानी स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहेंगे आप, चाहे वो पंचायती से संबंधित हो, चाहे नगर निकाय से संबंधित हो या नगर निगम से संबंधित हो। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल रहा 1880 से लेकर 1884 तक रहा है भारत में एज ए शासक के रूप में। और इन्होंने ही 1882 में जिला बोर्डों की भी स्थापना की थी, यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर देखिए आगे एक चीज़ और, यहाँ देखें महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी में इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। महात्मा गांधी जो थे वो स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही थी और कहते हुए कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु गांव में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यानी गांव में भी शासन सत्ता होनी चाहिए, इनका कहने का मतलब। लेकिन अम्बेडकर जी क्या कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गांव में इसी तरह की शासन पद्धति लागू कर दी जाएगी तो जैसे केंद्र में या राज्य में लोग ठगी कर रहे हैं या फिर लूट रहे हैं, वैसे गाँव में भी होने लगेगा। हालांकि दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही थे, और ये सही भी है, आज भी देखते नहीं, पर धनवान लोग तमाम लूट लेता है। और शहर में वैसे तमाम होते हैं, मेयर वगैरह जो होते हैं सब पैसा लूट कर बैठ जाते हैं। तो कहीं न कहीं अम्बेडकर जी भी सही थे और कहीं कहीं गांधी जी भी सही थे। इसलिए क्योंकि गांधी जी ये सोचते थे कि अगर केंद्र से कोई योजना चलाई जाएगी, अगर राज्य में या फिर स्थानीय स्वशासन पर कोई नहीं होगा, या कह सकते हैं ग्राम पंचायत में कोई नहीं होगा उसको लेने वाला, उसको सुनने वाला, उसको लोगों तक पहुंचाने वाला, तो कैसे पहुंचेगा? तो कहीं न कहीं ये भी सही थे अपनी जगह पर। यानी गांव का विकास तब हो सकता है जब उस गांव का कोई प्रतिनिधि हो, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला हो, तभी हो सकता है, अन्यथा विकास नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी भी सही थे और अम्बेडकर जी भी अपने स्थान पर सही थे। और दोनों लोगों को तब राजेंद्र प्रसाद आए, उन्होंने कहा देखिए इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, ऐसा करिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दीजिए। अगर आप संवैधानिक नहीं मान रहे हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मान लीजिए। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। जैसे दिल्ली में आज भी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, उधर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज भी ग्राम पंचायत नहीं। तो या कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई शहर ही नहीं है, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह से जहाँ पर जैसा मतलब आवश्यकता हुई, जैसी उनकी अपनी
ज़रूरत हुई उसके अनुसार उन्होंने अपना नगर बनाया या ग्राम पंचायत बनाया। जैसे गांव में ही देखते हैं कुछ ऐसे कस्बे हो जाते हैं जो नगर के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, तो उनको नगर पालिका का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं दोनों शासन पद्धति देश के विकास में सही रही हैं। अब कोई लुटेरा बन जाए तो क्या करेंगे, है कि नहीं? हालांकि दोनों लोगों का अपना अपना मत सही था। आगे देखें, संविधान सभा। देखिए ये चीज़ दिया भी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पक्ष में नहीं थे और इसीलिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में रख दिया गया। यानी कोई मानेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसको अनुच्छेद में रख दिया जाता तो हर हाल में मानना होता, नहीं तो तोड़ैया हो जाती उसकी। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं सही भी रहा है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कुछ प्रोग्राम थे। जैसे देखिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बहुत पूछता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 5-2 और 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये दोनों चीज़ें बनाई गई थी। हालांकि एक वीडियो हम बनाए थे पंचवर्षीय योजना पर, उसमें आप जाकर देख सकते हैं इस चीज़ को स्पष्ट रूप से। फिर आगे देखें, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी और बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता समिति, ये बहुत पूछा जाता है। अब देखें, असफल होने का कारण जन भागीदारी का अभाव और सुझाव लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव इन्होंने दिया था। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है, भारतीय लेकिन, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी इसीलिए इनको कहा जाता है। आगे देखें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुधार, इन्होंने 3 स्तर बताए थे। इसको ऐसे याद रखिएगा, बलवंत 1, राय 2, मेहता 3 अलग अलग शब्द इनके नाम में है, तो इसी तरह याद रखिएगा। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करेगी, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम करेगी और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर काम करेगी। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला बहुत पूछा जाता है, नागौर राजस्थान का 2 अक्टूबर 1959। और गांव अगर पूछा जाएगा, बगदरी गांव। कौन सा? बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी गांव। और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। नेहरू जी ने कब किया? 11 अक्टूबर 1959 और 2 अक्टूबर को ये राजस्थान के नागौर जिला में मुख्य रूप से यहाँ की शासन पद्धति के द्वारा लागू करवाया गया था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब नेहरू जी को पूछेगा तो आंध्र प्रदेश कर दीजिएगा, और जब सिंपली यानी साधारण रूप से पूछा जाएगा तो राजस्थान का नागौर जिला या बगदरी गांव आप कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। आगे देखें, फिर अशोक मेहता समिति। यहाँ देखिए 2 चीज़ें आप स्पष्ट रूप से, यहाँ अशोक और मेहता 2 ही नाम है ना, 2 अलग अलग शब्द है, अशोक और मेहता। लेकिन नमो आयोग का 1977 में आया था, ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए थे। ठीक है, और इन्होंने बताया था मंडल स्तर पर होना चाहिए और जिला परिषद या जिला पंचायत होना चाहिए। मंडल स्तर पर जो होती है उसको मंडल पंचायत कहा जाता है, जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है, और जिला परिषद या जिला पंचायत जो होता है जिला स्तर पर काम करता है। तो इसमें देखिए एक चीज़ और, ग्राम न्यायालय के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया था और SC ST को आरक्षण देने की बात सबसे पहले इन्होंने ही कही थी। फिर आगे है, अगला है GB राव समिति। ये 1985 में आई थी, हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट डेट इसका याद रखिएगा। अगला है YLM सिंघवी समिति, या सिंघवी मिलता है या सिंधवी, YLM सिंघवी समिति। इसमें भी देखिए ये 1986 में 1 साल बाद आई थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने कही थी। और त्रिस्तरीय, इसमें भी देखिए 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द, इसलिए इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी। ये ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक मेहता में 2 है तो 2 स्तरीय, और बलवंत राय मेहता में 3 शब्द हैं तो 3 स्तरीय, और YLM सिंधवी इसमें 3 शब्द है तो
3 स्त्री, ऐसे याद रखिएगा। ये कोई मतलब एक ट्रिक के रूप में है, कोई लिखा नहीं गया है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये अपना ट्रिक के रूप में दिमाग में रख लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने भी दिया था। ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया था इन्होंने, और राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव इन्होंने ही दिया था। आगे बलवंत राय मेहता समिति तो हो गया था, अशोक मेहता ये भी हो गया था। हाँ चलिए ठीक है, दोनों हो गया था, 2 बार हो गया। आगे देखिए पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1989 में आई थी। पीके थुंगन समिति 1989। कभी कभी यही पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समिति है जो ग्राम पंचायत से नहीं जुड़ी हुई है, तो याद होना चाहिए। इस समिति का गठन 1989 में हुआ था। 89 एक 90 होता है, 89 में हुआ था, और पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, और 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास भी किया गया था। ठीक है, लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ। 22 को लोकसभा में पहले गया था, और 23 को राज्यसभा में गया था, और 20 अप्रैल 1993 यानी दिसंबर के 4 महीने बाद तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो इसका मतलब वो कानून बन गया। फिर आगे हो गया 20 अप्रैल, फिर 4 दिन बाद 24 अप्रैल को 1993 को पूरे देश में लागू हो गया, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भाग 9 में, और एक चीज़ देखिएगा, जब भाग 9A रहेगा तो नगर पालिका हो जाएगा, वहाँ हम करवाए थे, और सिर्फ 9 होगा तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 यानी 43 आप लोग पढ़ते हैं, 243 से 243 ओ का प्रावधान किया गया, और ओ के बाद ZG तक, ओ के बाद जितना भी बनता है ZG तक नगर पालिका की बात कही गई है। वो नगर पालिका वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, तब क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद नगर पालिका वाली वीडियो देखेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर आगे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय, ये देखिए जूनियर एडेड में एक क्वेश्चन आया था कि सूची की व्यवस्था की गई। और आगे है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का भी प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की बात भी कही गई, और कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। OBC को विधानमंडल द्वारा आरक्षण दिया जाएगा, जो भी कहेगा, और हर गांव में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ये इतनी बात कही गई, हालांकि ये सारी बतियाँ उसमें भी कही गई थी। ठीक है, नगर पालिका वाले में भी ये चीज़ें सिंपली ऐसे ही बताई गई हैं, तो उसको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो वही चीज़ है। आगे देखिए आगे पंचायती राज की संरचना। अब संरचना कैसे होती है, सबसे पहले देखें ग्राम सभा। गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, और ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक होता है। हाँ आगे देखें, यानी देखिए ग्राम पंचायत में बात कही गई कि ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनती है जो मतदाता सूची में हो,
हालांकि उसमें बूढ़े बच्चे और सब लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनको मतदाता सूची में थोड़ी न रखा जाता, सभी लोग होते हैं। और साथ ही साथ ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है, तब ग्राम सभा घोषित किया जाएगा। तो आगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में देखिए एक चीज़ यहाँ बताई गई है। यहाँ देखिए एक गांव हो सकता है, अरे रुकिए भाई कहीं भाग रहा है। एक गांव हो सकता है, 2 गांव हो सकता है, 3 गांव हो सकता है, 4 गांव हो सकता है, 5 गांव, गांव तमाम हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब 5-7 गांव हो सकते हैं इसमें। लेकिन जब संख्या ज़्यादा होती है तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो 200 से कम नहीं होनी चाहिए, और लगभग 1500, 1600 या 2000 तक आज भी मान्य है। 2000 से ऊपर हो जाते हैं तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो आगे देखें, इसको हटा दें थोड़ा। हाँ आप देखिए, ग्राम पंचायत तो इस तरह से तमाम सारे गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, 2 से 3 गाँव, 4 गाँव, जैसी जनसंख्या हो। फिर देखिए कार्यपालिका उसमें काम करती है। वार्ड का सदस्य या मुखिया प्रधान कार्यपालिका के रूप में होता है, न्यायपालिका के रूप में पंच या सरपंच होता है, ठीक है। और सरकारी अधिकारी में ग्राम सेवक होता है और वीडियो होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक और वीडियो। जो ग्राम सेवक तो गाँव में रहते हैं और वीडियो जो होता है ब्लॉक में बैठता है ना, वीडियो पंचायत भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखें, अब पंचायत समिति। पंचायत समिति में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक ब्लॉक प्रमुख होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और फिर देखें, कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जैसे सांसद है, विधायक है ना, या राज्यसभा में जो सांसद विधायक, या विधान परिषद में जो बनते हैं इसके सदस्य, तो इसका सदस्य वो भी होते हैं कहीं कहीं। हालांकि सक्रिय रूप से वो लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं उनका डर इनके नीचे वाले अधिकारियों को होता है। अगर गांव में कोई समस्या हो गई तो अगर जो उस गांव का मुखिया होता है, उस ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता है, वो जाकर अपने मतलब अपने से बड़े अधिकारियों से ये चीज़ें कह सकता है कि ये काम नहीं हो रहा है, तो ये लोग जाकर पैरवी करते हैं आगे वाले लोगों से या आगे के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे, तो जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। जैसे गांव में मान लीजिए नाली को लेकर कोई दिक्कत है और प्रधानवा का कोई बतिये नहीं मानता है ना, प्रधान का कोई बात नहीं मानता, तो प्रधान क्या करेगा? विधायक से कह देगा साहब ऐसी ऐसी बात है और नहीं मान रहे हैं। तब विधायक क्या करता है? किसी न किसी पुलिस को या अधिकारी को भेजता है या खुद जाता है, उसको बनवाने के लिए मनवाता है या कहता है, तो लोग मान जाते हैं। और नहीं मानते हैं तो थुरैया हो जाता है, फिर कानूनी तौर पर पिटैया हो जाता है, फिर मान जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग भी इसमें सदस्य के रूप में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब इनको बुलाया जाता है, अन्यथा इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। फिर सरकारी अधिकारी में BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर जिला पंचायत। जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका भी हिस्सा हो सकते हैं। जो यहाँ होंगे वही वहाँ होंगे। और सरकारी अधिकारी में इसमें CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये होता है। आगे अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 से 243 तक। 243 में परिभाषा बताई गई है, ग्राम पंचायत की परिभाषा। फिर 243A 243A इसमें ग्राम सभा के बारे में बात कही गई कि एक ग्राम सभा होना चाहिए। और 243 में सिर्फ परिभाषा। और 243B पंचायतों का गठन होना चाहिए और पंचायती संस्थाएं 3 स्तरीय होंगी, यानी बलवंत राय मेहता वाला सबसे ज़्यादा मान्य होता है और पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा।
और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती हैं। आगे अनुच्छेद 243 सी में क्या कहा गया, पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए। हाँ, अनुच्छेद 243 डी में कहा गया है आरक्षण की बात की। कैसे आरक्षण, जैसे आप लोग देखते हैं गांव में ही कभी एससी सीट हो जाती, कभी बैकवर्ड हो जाती, कभी जनरल हो जाती, कभी सिर्फ महिलाओं को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होता, कभी कभी पुरुषों को होता, तो इस तरह से हो जाता है। कभी कभी दोनों को हो जाता, कौनों लड़े, आदमी औरत कौनों लड़े। फिर आगे एससी एसटी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 होगा। और ओबीसी को राज्य विधानमंडल द्वारा आरक्षण दिया जाता है। और अनुच्छेद 243 ई में कहा गया कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष तो हर जगह होता है, सिर्फ राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यों की योग्यता बताई गई है ना, योग्यता कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। वो वाले में 21 वर्ष था, नगर पंचायत वाले में, या कह सकते हैं नगर पालिका वाले में। तो पंचायत का सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, लोग 18 लगा कर आते हैं, 25 लगा कर आते हैं, ये गलत होता है। 18 वर्ष मतदान की आयु होती है, लेकिन अगर सदस्य बनने, प्रधान बनने की आयु जो होती है वो 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी रहे। अरे कुछ मतलब अब मरने वाले ना हो, 90 साल के होंगे तो प्रधान बनेंगे, कौन बनाएगा, पता चले आधे प्रधान मर गए तो दिक्कत हो जाती है ना। तो कहने का मतलब आप 60 वर्ष तक सिंपली लड़ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने आपको इससे जुड़ी हुई बता दी। और आप फीडबैक के रूप में अपना कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिर आगे किसी अच्छे से टॉपिक पर, किसी अच्छे से वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।